हेलो वंस अगेन। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा सोल्युबिलिटी है, जो सॉल्यूशन का हमारा दूसरा पार्ट है ना। तो सबसे पहले समझना होगा कि सोल्युबिलिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या है, हम किसे कहते हैं सोल्युबिलिटी। जैसा कि डेफिनेशन दिख रहा है कि सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है? सोल्युबिलिटी कहते हैं किसी भी चीज का ज्यादा से ज्यादा घुलना, है ना, किसी सोल्वेंट में। याद रहे कि तुमको क्या करना है भाई, वो जो सोल्वेंट में तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे, नहीं कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करके सोल्यूबल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि मान लो कि सपोज फॉर एन एग्जांपल कि हम रूम टेम्परेचर पे नमक को पानी में घोल रहे हैं, है ना, तो भाई कितना ज्यादा नमक घुलेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना घुलेगा, दैट इज नोन एज सोल्युबिलिटी। समझ में आया ना। तो किसी भी चीज का मैक्सिमम घुलना किसी चीज में, है ना, एक स्पेसिफिक अमाउंट में और स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट, है ना, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में। मतलब याद रहे, हम लोग गलती क्या करते हैं, फॉर एन एग्जांपल कि मान लो एक गिलास लेते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो हम एक गिलास लेते हैं और इस गिलास में क्या करते हैं, हमारे पास कुछ पानी है ना, कुछ पानी है, और इसमें क्या कर रहे हैं हम कुछ नमक को ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि अगर इस पानी में हम कुछ नमक को ऐड करने का कोशिश करेंगे, फॉर एन एग्जांपल मान लो कि ग्रीन वाला, है ना, कुछ नमक को ऐड करने का कोशिश करेंगे ये पानी में, हम बोलेंगे कि नहीं हम और ज्यादा घोल सकते हैं। तुम क्या करोगे, पानी को और ज्यादा ले लोगे, पानी को और बढ़ा दोगे, गिलास से गिलास को फुल कर दोगे, तो भाई और ज्यादा पानी घुलेगा, और ज्यादा नमक घुलेगा, घुलेगा या नहीं घुलेगा। सोल्युबिलिटी का वो मतलब नहीं है। सोल्युबिलिटी का क्या मतलब है, जितना सॉल्वेंट लिए थे उतना ही लेना है, उससे ज्यादा या कम करना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है कि सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जितना सॉल्वेंट तुम लिए थे ना उससे बढ़ाओ ना उससे कमाओ, ये चेक करने के लिए कितना सोल्यूबल होगा, ऐसा नहीं करते। फॉर एन एग्जांपल तुम थोड़ा सा एक पिंच लिए नमक का, अब इतना पानी में डाल दिया, वो घुल गया, और डाले घुल गया, और डाले घुल गया, और डाले घुल गया, तो एक मैक्सिमम एक्सटेंट को पहुंच गया रूम टेम्परेचर पे। याद रहे तुम टेम्परेचर को भी चेंज नहीं कर रहे हो और पानी को भी बढ़ा नहीं रहे हो, ठीक है। तो जब मैक्सिमम घुल गया तुम बोले नहीं हम और घोलेंगे, क्योंकि उसके बाद आप घोलना चाह रहे हो, नहीं घुल रहा है, ठीक है, मतलब वो अपना सोल्युबिलिटी के एक्सटेंट को पहुंच गया है, बट चाह रहे हो नहीं और घोलेंगे, तुम क्या कर रहे हो, पानी को बढ़ा दे रहे हो। तो वो मतलब नहीं है सोल्युबिलिटी का। एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए, सॉल्वेंट फिक्स कर लो उतना ही में, और गिवन टेम्परेचर में तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ज्यादा कोई चीज को घोल सकते हो। बात आया समझ में? उसी को हम क्या कहेंगे, सोल्युबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पे हम जो देखते हैं कोई चीज को सॉल्युबल करने के लिए, तो हमारा क्या होता है ना, सोल्यूट का जो फॉर्म होता है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। क्योंकि कल के क्लासेस में हम पढ़े हैं, है ना, तो हमारा कोई भी गैस का जो मतलब कोई भी हमारा चीज, कोई सॉल्यूट, हम उसको गैसियस फेज में भी ले सकते हैं, लिक्विड या और तुम्हारा सॉलिड में भी, है ना। तो इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब अगर एक सॉलिड को हम लिक्विड में घोलेंगे तो कैसे घोलेंगे, क्या क्या चीजें होना चाहिए उसको समझने के लिए। देखो, इसको समझने के लिए एक बात समझाना चाहते हैं। क्या ऐसा लगता है तुम्हें कि हम हर चीज को पानी में घोल सकते हैं, हर सॉलिड को पानी में घोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। घोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। फॉर एन एग्जांपल तुम नमक को पानी में घोल सकते हो, चीनी को पानी में घोल सकते हो, है ना, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिसको तुम पानी में नहीं घोल सकते। बात आया ना समझ में? लेकिन दूसरे चीजों में घुलेगा, है ना। जैसे कि हमारा जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, है ना, तुम घोल सकते हो उनको, जैसे तुम्हारा एंथ्रासीन हुआ या फिर नैप्थलीन हुआ, ये लोग नॉन पोलर होते हैं। क्या मतलब है सर नॉन पोलर का और पोलर का? जो पहले भी समझा चुके हैं और दोबारा समझा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एन एग्जाम्पल तुमको कोई गैस लेना है, कोई गैस, हम बात कर रहे थे सॉलिड का, तो पहले सॉलिड ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कोई सॉलिड को घोलना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सोल्ट को ले लेते हैं। अब यहाँ हम अगर सोल्ट को लेते हैं, नमक को लेते हैं, तो नमक क्या होता है भाई हमारा NaCl, जिसमें हम लिखते हैं Na+Cl-। तो इसमें ये आयनिक जो है कंपाउंड है, नमक क्या है, आयनिक कंपाउंड, इसमें चार्ज है, और चार्ज वाली चीज में मतलब जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। अब पोलर किसे कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास एक वाटर के मॉलिक्यूल्स है, मान लो ये हमारा H2O है, वाटर, है ना। पोलर किसे कहेंगे, अगर एक कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट से कंपेरेबल दूसरा एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तब उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड कहते हैं।
क्या मतलब है? मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इट मींस यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, है या नहीं? अब जब ये जनरेट होगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एक पोलर कंपाउंड। क्या पोलर का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी। पोलर कंपाउंड वर्ड आया पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज, इसका मतलब इसमें कोई चार्ज होगा। ओवरऑल न्यूट्रल होगा, ओवरऑल कंपाउंड क्या होगा, न्यूट्रल होगा, बट कंपाउंड के अंदर क्या होगा, कोई चार्ज होगा। फॉर एन एग्जांपल, न्यूट्रल का ये कभी मतलब नहीं होता कि उसमें चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब होता है कि इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव चार्ज। बात आया समझ में? अगर ये पोलर है और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो ये इसमें डिसॉल्व होगा, है ना? तो केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा फ्रेज है, क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब सेम टाइप्स का कंपाउंड सेम टाइप्स के कंपाउंड में डिसॉल्व होता। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई पोलर एलिमेंट या पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। आया बात समझ में? फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास कुछ एलिमेंट है किसी चीज का, फॉर मान लो कि अगर हम तुम देखेंगे ये Cl2 क्लोरीन, हालांकि ये गैस है ना, एग्जांपल पर फिर भी ले रहे हैं। क्लोरीन अगर Cl2 देखेंगे तो क्या दोनों में से कोई एक एलिमेंट एक दूसरे से क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? बिल्कुल नहीं, दोनों सेम टाइप का है, तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब ये नॉन पोलर है, और ये अगर नॉन पोलर है तो किसमें डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। बात आया समझ में? तो हम इसी को बोलते हैं भाई कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, कि हम कोई सॉलिड को लिक्विड में हम किस तरह से डिसॉल्व करते हैं। तो लाइक में डिसॉल्व होगा, मतलब पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, है ना? याद रखना, पोलर का ये कभी मतलब नहीं है कि अगर चार्ज हुआ तो हमेशा पोलर ही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और उसमें नेट पे डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल का अगर शेप ऐसा होता, इस तरह से होता, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्योंकि ये बेंट शेप है इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। क्या मतलब है सर? फिजिक्स में पढ़े हैं हम लोग क्या कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। केमिस्ट्री में उल्टा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इस तरह से एरो देते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ से एक गाड़ी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक गाड़ी आ रहा है, जो कि दोनों सेम स्पीड से आ रहा है। क्यों सेम स्पीड से बोल रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पे OH है और यहाँ पर भी OH है, सेम डाइपोल मोमेंट होगा। अगर दोनों सेम स्पीड से गाड़ी आ रहा है और टक्कर मार दे, है ना, टक्कर मार दे तो कैसे जाएगा, सीधा जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा भाई रिजल्टेंट, तो कैंसल्ड आउट नहीं होगा। लेकिन क्या हो अगर दोनों गाड़ी सेम स्पीड से आए, सेम मास का, और सीधे से जाके टकरा जाए, वो डायरेक्ट जाके स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा वहां पे। बात आया समझ में? तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कैंसल्ड आउट होगा। अगर मान लो वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से सीधा होता, है ना, सीधा होने से क्या होता, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल्ड आउट कर देते, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता। जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखोगे ढंग से तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, क्लोरीन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। तो तुम जब गौर से देखोगे तो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल्ड आउट कर रहे हैं। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था, हर जगह होगा, बिल्कुल होगा। मेरा कहने का क्या मतलब है कि हमेशा चार्ज का क्रिएशन से कंपाउंड पोलर नहीं होगा। हमें क्या देखना पड़ता है, डाइपोल मोमेंट को, उसका शेप डिपेंड करता, बताता है कि भाई चार्ज है तो ठीक है चार्ज, लेकिन उसका शेप बताता है कि डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा कि 0 होगा, और वही डिसाइड करता है कि कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है। तो पोलर में, अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो गया, नॉन पोलर, है ना, कहाँ डिसॉल्व करेगा, वही बेंजीन, तुम्हारा एंथ्रासीन, नैप्थलीन, इसमें डिसॉल्व करेगा, जो कि नॉन पोलर कंपाउंड है। क्लियर है? तो वाटर में नमक डिसॉल्व करेगा क्योंकि इसमें चार्ज है और वाटर एक पोलर कंपाउंड। उसी तरह से HCl, अगर तुमसे पूछें HCl, बोलो
क्या ये पोलर कंपाउंड है? हाँ है, इसलिए पोलर कंपाउंड है क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, अच्छा क्यों ये होता है चार्ज के क्रिएशन बताए थे, इसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट का केमिस्ट्री में, कि कभी भी एक कंपाउंड के बीच में जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो हम क्या सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे फिक्स होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो मूव करता रहता है, दे आर फ्री टू मूव। क्या मतलब है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, बात समझना, मतलब कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, क्लियर है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खुद के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, जब ये खींचेगा तो इसमें ऐसा महसूस होने लगेगा कि उसका भी इलेक्ट्रॉन जो है इसके सेल के अंदर थोड़ा सा आ गया है, तो इसमें क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको लगेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन हमसे दूर चला गया है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, पोलर कंपाउंड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि HCl जो है पानी में जबरदस्त सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, होगा ना, अरे होगा कि नहीं। अगर हम तुमसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सोल्यूबल अच्छा से होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन पोलर। अरे सर कैसे, समझाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो शेप होता है भाई वो लिनियर शेप होता है, ठीक है, और अगर ये हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट कैंसल्ड आउट हो जा रहा है, यहाँ इस तरह से, यहाँ इस तरह से, ये डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, कैंसल्ड आउट हो जा रहा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सोल्यूबल अच्छे से नहीं होता। सवाल है क्या ऑक्सीजन गैस पानी में सोल्यूबल होता है, अच्छे से नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, O2 सेम एलिमेंट से बना है ना रे बाबा, सेम एलिमेंट से बना है ना, और अगर कोई चीज सेम एलिमेंट से बने, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर, बात आया समझ में। और जब नॉन पोलर के पानी में सोल्यूबल होगा, ढंग से नहीं होगा। अरे सर पानी में तो बहुत सारे ऑक्सीजन है, समझाएंगे जब तुम्हें समझाएंगे हेनरी लॉ क्या है, ठीक है, उसमें डिटेल में समझेंगे कि कौन सा गैस पानी, तुम खुद बता दोगे कौन पानी में ज्यादा सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा, तुम खुद बता दोगे। बात आया समझ में यहां तक। तो ये था हमारा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का बात कर रहे थे, बट पोलर नॉन पोलर का आ गया तो हम थोड़ा गैस का एग्जांपल ले लिए, इसीलिए टेंशन लेने का नहीं है ना। ये बात समझ में आ गया सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराओ मत, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब जो सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूबल होने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या मतलब है, हम किसी चीज का सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक नमक लेते हैं, ठीक है, मतलब पानी में नमक को घोल लेते हैं और एक गिवन अमाउंट में, मतलब एक गिलास पानी में हम मान लो कुछ ही अमाउंट नमक का घुल गया, और जब बात डाल रहे हैं तो नमक नीचे जम जा रहा और घुल नहीं रहा है। अगर हम गर्म कर दे तो पानी को, और घुलेगा या नहीं घुलेगा। इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉलिड का सोल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ वी कैन इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो सकता है, समझना होगा। हमें ये डिपेंड करता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, उतना कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, सिंपल भाषा में बताएं तो ये है, डिपेंड करेगा कि जब हम कोई चीज को सोल्यूबल कर रहे थे, है ना, वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना पसंद करता है कि टेम्परेचर को रिलीज करना पसंद करता है। अगर कोई केमिकल टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना पसंद करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, और अगर कोई टेम्परेचर को रिलीज करना पसंद करता है तो हम अगर उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। बात आया समझ में या नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है ना, लिखना होगा फॉर डेल एच ग्रेटर देन 0, व्हाट इज डेल एच, चेंज इन इंथैल्पी, है ना। जब चेंज इन इंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का क्या मतलब है भाई, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब किया, हीट क्या किया है, एब्जॉर्ब। बोले थे केमिस्ट्री में, रिलीज नेगेटिव साइन, एब्जॉर्ब पॉजिटिव साइन, सिखाए थे ना। तो भाई अगर ये हीट एब्जॉर्ब किया है तो क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें देन सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, अगर डेल एच ग्रेटर देन 0 है। बट अगर यहां पे हम देखें, है ना, बट फॉर
डेल एच लेस देन 0, अगर ये टेम्परेचर को रिलीज कर रहा है देन क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इज इट क्लियर? ये याद रहेगा, है ना, काम का चीज है ये, समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं प्रेशर पे। अब एक बात बताओ, प्रेशर से सॉलिड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? सॉलिड को क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं फर्दर? नहीं। तो सॉलिड इन लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, किसमें? याद रहे, सॉलिड इन लिक्विड में। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। क्या मतलब है सर नेचर ऑफ सॉल्यूट? फॉर एन एग्जांपल, हम अगर पोलर में पोलर को घोलते भी हैं तो उसमें जल्दी वो घुलेगा जिसका बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक करता है। बात आया समझ में, है कि ना? मतलब जो जितना जल्दी टूट जाएगा वो उतना जल्दी घुल जाएगा, है ना। तो इसीलिए नमक का घुलना अलग है, चीनी का घुलना अलग है, HCl का घुलना अलग है। तो इसका मतलब क्या, वो लोग किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ। बात आया समझ में? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, किस पे घोल रहे हैं उस पे भी डिपेंड कर रहा है ना, किस पे घोल रहे, कैसा पोलर कंपाउंड है, वो कितना अकॉर्डिंगली उसको क्या कर सकता है, घोल सकता है। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गया? टेम्परेचर वाला, फिर से टेम्परेचर वाला का मतलब ये है ना, फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई एलिमेंट होता है जब हम उसको घोलने का कोशिश करेंगे, है ना, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। मतलब क्या है? अरे सर, जिसको भी घोलेंगे वो तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट रिलीज कौन करता है? आप ऐसा बता दीजिए जो हीट रिलीज करता है, समझा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तुम जब चीनी को घोलोगे, है ना, पूरा नमक को घोलोगे, है ना, जब घोल लिए तो तुमको क्या चीनी का, जब चीनी पानी या नमक पानी को पकड़ते हो, क्या वो बहुत गर्म लगता है क्या? कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। इसका मतलब वो हीट रिलीज, हीट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। उसी तरह से अगर CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को पानी में घोलोगे क्या होगा? गर्म। वो हीट क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? बात आ रहा है समझ में? तो भाई जो चीज अगर हीट रिलीज करे ना, अगर उसमें जबरदस्ती तुम टेम्परेचर दोगे तो सोल्युबिलिटी सोल्यूबल नहीं होगा, उससे ठंडा रखो ज्यादा सोल्यूबल होगा। बात आया समझ? तुम सोचोगे नहीं हम CaO को पानी में गर्म करके घोलेंगे, वो ज्यादा नहीं घुलेगा, ठीक है, ठंडा रहने दो और घोलो, ज्यादा घुलेगा। बात आया समझ में? ये मतलब है उसका डेल एच ग्रेटर देन 0 और डेल एच लेस देन 0 का। बात आया समझ में? चलो अब बात करते हैं भाई हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सोल्युबिलिटी। इसको अक्सर छोड़ देते हैं लोग, बस हम इसको समझाना चाहेंगे, ठीक है। अब जरा देखना, डिसोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब ये टर्म सर अचानक से कहां से टपक गया, तो समझते हैं हम क्या कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब कोई सॉलिड को अगर लिक्विड में सॉल्युबल करेंगे तो क्या होगा, उनमें ही से निकल के आया है कुछ टर्म्स। हाँ, जब हम कोई सॉलिड को लिक्विड में सॉल्युबल करने का कोशिश करते हैं, उन्हीं में से एक टर्म निकल के आया। उनमें एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं डिसोल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है क्रिस्टलाइजेशन। इन प्रोसेस को समझते हैं। अगर इसका डेफिनेशन को माने तो जो तुम एनसीईआरटी में डेफिनेशन पढ़ते हो, इसका डेफिनेशन क्या, व्हाट इज डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन कहते हैं कि अगर कोई सॉलिड को, है ना, हम कोई लिक्विड में घोलते हैं और उससे उस सॉलिड का लिक्विड में अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए तो इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन। ब्लाइंड बिलीव कर लिए लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, है ना, अब समझाते हैं, है ना। डेफिनेशन से कुछ समझ में आ जाता तो फिर टीचर का क्या जरूरत था। सुनो, वहां लिखेगा लेकिन अकल को समझ में नहीं आ रहा, कैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, समझो, है ना, कि जब भी कोई सॉलिड को, है ना, लिक्विड में घोलेंगे भाई, है ना, तो जब लिक्विड में घोलेंगे उससे क्या हो जाए, उस सॉलिड का कंसंट्रेशन लिक्विड में इंक्रीज कर जाए, तब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे। क्या मतलब है, इसको समझाने के लिए कंडीशन समझाते हैं तुमको, तब तुम्हें बात समझ में आएगा कि इसका एक्चुअली रियल मीनिंग क्या हो सकता है। देखो, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लेट से हमारे पास पानी है थोड़ा, है ना, और इस कंटेनर में पानी है और हम कोई चीज इसमें घोलना चाहते हैं, है ना, ये रेड ज्यादा दिखेगा, ठीक है, इस चीज को घोलना चाहते हैं। हम क्या किए, हम कुछ सब्सटेंस लाते हैं और इसको पानी में घोलते हैं। ये क्या हो गया, इतना तक पानी में घुल गया, ये घुल गया,
ये घुल गया, ठीक है। और तुम क्या किए, इसी सब्सटेंस का कुछ और अमाउंट लाए पानी में डालने, जब तुम पानी में डाले और घोले वो भी घुल गया, इससे क्या होगा, इसका अमाउंट पानी में बढ़ेगा या घटेगा, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर रियल में समझा जाए, अच्छे से इसको समझा जाए, पहले से कोई चीज घुला हुआ था, फॉर एग्जांपल नमक पानी में पहले से थोड़ा सा घुला हुआ था, हम और घोलना चाहे तो वो और घुल गया। जब वो और जो नमक घुल गया है, वो नमक क्या किया, पहले प्रेजेंट नमक का कंसंट्रेशन जितना भी था, अब उसको मिलाने के बाद पानी में टोटल नमक का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। इसको क्या कहेंगे, मोलारिटी। कंसंट्रेशन का बहुत टर्म्स है, मोलारिटी कहो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहो, वॉल्यूम पहले क्लासेस में बता चुके, है ना। चलो मोलारिटी के टर्म में समझ लेते हैं। पहले नमक का जो, जब हम कंसंट्रेशन जब टर्म का बात करते हैं ना, तो सोल्यूट के बारे में बात किया जाता है। किसके बारे में बात किया जाता है, जनरली। तो जो मोलारिटी का मतलब क्या होता है भाई, सोल्यूट के कितने मोल्स है ना, 1 लीटर ऑफ तुम्हारा ये में सॉल्यूशन में, बात आया समझ में। अगर हम और सोल्यूट डाल देंगे बाबा, है ना, तो सोल्यूट के मोल कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा ना। तो अगर हम और ज्यादा सोल्यूट डिसोल्व कर सकें जिससे सोल्यूट का कंसंट्रेशन पानी में बढ़ जाए, देन दैट प्रोसेस, जो एक्स्ट्रा डाले हैं जिससे कंसंट्रेशन बढ़ गया, जो एक्स्ट्रा घुल गया, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन। बात आया समझ में। द एक्स्ट्रा सोल्यूट दैट कैन बी डिसोल्व्ड इन लिक्विड, है ना, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्वेंट और सॉल्यूशन, है ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। बोलो पूरा क्लियर है डिसोल्यूशन क्या है, अब समझ में आ गया बात। अब आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम ऐसा क्यों अरेंज करके लिखे, पहले डिसोल्यूशन को क्यों लिखे, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्यों लिखे, फिर हम क्रिस्टलाइजेशन को क्यों लिखे। हम उल्टा पलटा भी तो तरतीब लगा सकते थे, लेकिन तुमको बेटर समझाने के लिए प्रॉपर वे में लिखे कि क्या पहले होता है। पहले हुआ डिसोल्यूशन, पहले समझना, बहुत मजा आएगा, गौर से समझना। पहले क्या हुआ, डिसोल्यूशन, क्योंकि और जब हम पुट किए वो क्या हो गया भाई, और सोल्यूबल हो गया, है ना। अब पूरा सोल्यूबल करवा करवा के, डिसोल्यूशन करवा करवा के पूरा फाइनल एक्सटेंट तक पहुंच गए, फाइनल एक्सटेंट तक पहुंच गए, मतलब इससे ज्यादा और सोल्यूबल, वही टेम्परेचर, याद रहे ये कंडीशन याद रखना, वही टेम्परेचर और वही प्रेशर पे। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है भाई, और प्रेशर इंक्रीज नहीं करना है, प्रेशर को चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, सोल्वेंट को चेंज नहीं करना है, उसी कंडीशन पे और इसमें सोल्यूबल नहीं होगा। बात आ रहा है समझ में। अगर इसमें और सोल्यूबल नहीं होगा, सॉल्यूशन एक फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा, मतलब फाइनल एक्सटेंट, फाइनल सोल्यूबिलिटी पे, इससे ज्यादा और सोल्यूबल नहीं होगा। अगर सोल्यूबल करना चाहो तो नीचे क्या हो जाएगा, जमने लगेगा, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज saturated solution. The final extent of solubility, when the solution reaches the final extent of solubility and further more solute cannot be, अच्छा सच में ऐसा नहीं है ना, सोल्यूबल बाद में अगर सोल्यूट डालेंगे वो डिसॉल्व होगा, लेकिन एक अलग प्रोसेस से होगा, उसको हम बताएंगे बाद में, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब कि हमारा जो आंख देखता है जनरली, उसको लगेगा कि भाई हाँ उतने तक सोल्यूबल होना था, मतलब और कुछ भी जमे नहीं, नीचे में कुछ भी और जमे नहीं, फाइनली जितना तक सोल्यूबल कर दिया उसको क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आते हैं इसका अगला स्टेप। पहले क्या किए, डिसोल्यूशन किए, पहले जगह था, प्रोसेस समझो, पहले प्रोसेस समझो, पहले सोल्यूबल करने का जगह था, तो पहले क्या किए, डिसोल्यूशन करते गए करते गए करते, मतलब एक्स्ट्रा डालते गए और एक्स्ट्रा सोल्यूबिलिटी बढ़ाते गए, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते गए, फाइनल स्टेट को पहुंच गए, कहां पे पहुंच गए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पहुंच गए, अब और हम डाल रहे हैं नमक को, है ना। जब और नमक को डाल रहे हैं पानी में, सवाल ये है क्या ये नमक घुलेगा, पानी में घुलेगा, अरे कैसे, समझना होगा, है ना। मतलब जो तुम नमक, बहुत ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे अक्सर, हम इसको अलग डायग्राम से समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि बात मेरा समझ में आए। मान लो ये कंटेनर है ना। अब क्या किए, ये कंटेनर में हम ये जो हम पानी देख रहे हैं, ध्यान समझना, समझो समझो समझो, है ना। अगर मान लो यहाँ पे हम नमक को घोलना चाह रहे हैं, हम जैसे ही नमक को पानी में घोलना चाह रहे हैं, तो पहले से तो नमक घुला हुआ, मान लो कि यहाँ पे पूरा नमक घुला हुआ है ना, यहाँ पूरा नमक घुला हुआ दिख नहीं रहा
अच्छा से सोल्यूबल हो गया, यहाँ दिखा दिए है ना। मान लो कि यहाँ पूरा नमक घुल गया है और वो पानी में नहीं दिख रहा है। जब हम एक्स्ट्रा नमक डालते हैं ना भाई, तो नीचे में थोड़ा थोड़ा नमक जमना लगता है। जैसे जैसे डालेंगे नीचे में नमक क्या होने लगेगा, जमने लगेगा। सवाल है कौन सा नमक जम रहा है? जिसे हम डाल रहे हैं वही जम रहा है? बिल्कुल नहीं। जिसे डाल रहे हैं वो क्या हो रहा है, सोल्यूबल हो रहा है। और जो पहले से सोल्यूबल था वो क्या हो रहा है, अब पानी से निकल के, अरे ऐसा क्या, हाँ क्या होता है ना, जब तुम इसमें क्या करोगे, जब नमक को पानी में घोलने का कोशिश करोगे, पहले से नमक घुला हुआ था पानी में, तो जब इसके पार्टिकल पानी में घुलते हैं तो पहले से घुले हुए नमक के पार्टिकल से जाके कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और उस पार्टिकल को पानी से निकाल देते हैं बाहर। उसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। बात आया समझ में? एक पूरा सीरीज से समझा दिए, पूरा सीरीज बाय सीरीज से, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, और ज्यादा करोगे तो फिर क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये होता है क्रिस्टलाइजेशन। जब तुम एक्स्ट्रा डालोगे, जब सॉल्यूशन क्या हो जाए, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए, फर्दर सोल्यूबल करना चाहोगे, वही टेम्परेचर, वही प्रेशर, वही लिमिटेड सॉल्वेंट पे, तो क्या हो जाएगा, कुछ क्रिस्टल बाहर आने लगेंगे। सम क्रिस्टल कम आउट फ्रॉम द लिक्विड। अब कौन सा क्रिस्टल आएंगे भाई, जिसे डाले वो आएंगे कि जो पहले से सोल्यूबल थे वो आएंगे? जो पहले से सोल्यूबल थे वही आएंगे। दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। बोलो, बात आया समझ में? इसमें एक नया टर्म आता है जो यूजफुल टर्म है, हम इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहले भी पढ़े हैं कि नहीं क्लास 11 में? व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़े थे ना। हमें दिखता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत कुछ हो जाता है। क्या मतलब है इसका? हम इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11 में पढ़ाए थे। सुनो फिर से समझो, व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। The rate at which, है ना, the dissolution is equal to the crystallization is known as dynamic equilibrium। तुम जितना डिसोल्व कर रहे हो उतना ही अगर क्रिस्टल बाहर आ रहा है, बार 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 बार, जितना डाल रहे हो उतना बाहर आ रहा है, जितना डाल रहे हो उतनी अमाउंट बाहर आ रहा है, then that condition is known as dynamic equilibrium। इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा? इक्विलिब्रियम का तो मतलब समझ में आता है ना, स्टेबल होगा, है ना। डायनेमिक क्यों कहा गया? डायनेमिक का मतलब जानते हो क्या होता है? स्थिर नहीं होता है। कोई प्रोसेस चलता हुआ रहता है तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक। इससे क्या समझते हैं? तो इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था, अगर क्लास 11 के टॉपिक से समझाएं तो ये एक्सपेरिमेंट को पहले किया गया था। एक नमक, एक तुम्हारा बर्फ लिया गया था, पानी में घोल के देखा गया था, ठीक है। तो हम क्या सोच रहे थे, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को वही रखें और हम जो बर्फ को हम क्या करें, पानी में रखेंगे, टेम्परेचर वही है, प्रेशर वही है, और बॉडी ऐसा है कि वहाँ पे हीट रिलीज और ट्रांसफर होने का चांसेस नहीं है। समझ लो कि एक आइसोलेटेड है। तो नमक का जितना साइज था, जितना वॉल्यूम था, जितना मास था, खोलने के बाद उतना ही रहेगा, है ना। तो लोग क्या समझते हैं कि जो नमक बोल रहे, सॉरी बर्फ, हम क्या समझते हैं कि बर्फ पानी में घुला ही है ना, यही समझते हैं ना, क्योंकि आंख से तो वही दिख रहा है ना। तो ये इक्विलिब्रियम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, क्योंकि बर्फ पानी में घुला ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं है, बर्फ पानी में घुला है। फिर बर्फ का वॉल्यूम क्यों नहीं घटा? क्योंकि जितना पानी में घुला था उतना पानी किसमें कन्वर्ट हुआ था? साइंटिस्ट को कैसे पता चला? साइंटिस्ट को कैसे पता चला? साइंटिस्ट इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से करने का कोशिश किए। मतलब एक बर्फ लिए और एक जो बर्फ था उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव, है ना। एक रेडियो एक्टिव बर्फ था, एक नॉर्मल बर्फ था। मतलब एक बर्फ था जो कि मतलब कुछ और डिफरेंट टाइप्स का था, एक डिफरेंट टाइप्स का था। जब दोनों को एब्जॉर्ब करके फिर से पानी में डाले, है ना, और चेक किए कि बर्फ का दोनों का साइज वही है, मास वही है, बट जब ऑब्जर्व किए ना खोलने के बाद बर्फ को, तो जो नॉर्मल बर्फ था दूसरा बर्फ का मिक्सचर इसमें पाया गया और उस बर्फ में नॉर्मल बर्फ का मिक्सचर पाया गया। क्योंकि ये घुला होगा उसमें गया होगा, ये घुला होगा इसमें गया होगा। लेकिन हमें क्या दिखता है, इक्विलिब्रियम। क्या दिखता है? इक्विलिब्रियम। लेकिन जब होता क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। प्रोसेस होते रहता है लेकिन वही दिखता है, इसीलिए इसी को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात आया समझ में? पूरा क्लियर है भाई? कोई टेंशन नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक। हाँ बोलो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? फिर से एक बार, चलो कोई बात नहीं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि तुम फाइनल एक्सटेंट पे पहुंच गए सॉल्यूशन में, मतलब इतना सोल्यूबल कर दिए, पूरा सोल्यूबल, अभी कोई जमा हुआ नहीं है, अभी कोई जमा नहीं, पूरा सोल्यूबल है। लेकिन अगर एक पिंच भी डाल दोगे तो जमना स्टार्ट हो जाए। याद रहे, जमने नहीं देना है,
फाइनली इतना तक सोल्यूबल। फॉर एन एग्जांपल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो, है ना, ताकि वो बॉडी कहाँ पे रह जाए, रेस्ट में। लेकिन कोई अगर कोई भी साइड से एक एक्स्ट्रा कोई आदमी आके हल्का सा उंगली लगा देगा तो बॉडी मूव करने लगेगा कि नहीं। तो मूव करने से पहले का कंडीशन जहां पे वो इक्विलिब्रियम में था, उसको फिजिक्स के में समझा रहे, तो उसमें अगर केमिस्ट्री के भाषा में समझा जाए तो एक्स्ट्रा कुछ पार्टिकल को नीचे जमने से पहले, एक्स्ट्रा कुछ डाल के जमाने से पहले फाइनल एक्सटेंस ऑफ सोल्युबिलिटी, मतलब कुछ भी जमा नहीं है, सबसे ज्यादा जब सोल्यूबल हो गया उससे ज्यादा सोल्यूबल नहीं हो सकता, देन सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आया बात समझ में? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई इफेक्ट नहीं भाई, हम बोल रहे हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट, हम सब के लिए बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं ना बार बार कि हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, हम सब के लिए बात कर रहे थे, वो सोच के। ठीक है, हाँ, ये कंटेंट हमारा सॉलिड इन लिक्विड का था। ठीक है, ये बात आया समझ में? ओए, सबको समझ में आया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पहले क्या पढ़े? सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब क्या पढ़ेंगे? सोल्युबिलिटी ऑफ, अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग है भाई। उसी तरह से वही फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। क्या क्या फैक्टर्स थे भाई? सबसे पहला क्या फैक्टर ले लेते हैं? मान लो ले लेते हैं टेम्परेचर। बोलो जरा, गैस का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है? अगर कोई चीज गैस पानी में या कोई भी चीज में सॉल्युबल है, कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अरे भाई, गैस इवापोरेट कर जाएगा। गैस इवापोरेट कर जाएगा तो फिर सॉल्युबल कहां रह गया? बात आ रहा है समझ में? मतलब उड़ जाएगा, सॉरी, है ना, इवापोरेट नहीं, मतलब हाँ भाई चलो ना, गैस क्या हो जाएगा तुम्हारा? इवापोरेट बोल रहे, फिर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ठीक है ना, वोलेटाइल, है ना। अब यहाँ पे बात करते, सुनो, तो मेरा कहने का क्या मतलब है? अच्छा, इसका क्या प्रूफ है ना? फॉर एन एग्जांपल देखो, ध्यान समझना कि कोई भी गैस को अगर मान लो, कोई भी गैस को हम अगर सोल्यूबल गैस को हम देखना, अब इसका क्या प्रूफ है? सबसे सिंपल सा प्रूफ है, जब कोल्ड ड्रिंक्स को तुम जब कोल्ड में पीते हो, ठंडा में पीते हो, तो यहाँ जो हार्ड ड्रिंक का बात कर रहे हैं, हार्ड ड्रिंक का, तो यहाँ जलता है या नहीं जलता है? लेकिन उसी ड्रिंक को ठंडा मतलब गर्म होने के बाद, पूरा जब वो गर्म हो जाए पियोगे, यहाँ जलेगा क्या? क्यों ऐसा हो रहा है? उसके पीछे का रीजन बताते हैं, सुनो। जब हम कोई कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं, जब वो बहुत ज्यादा ठंड होता है, तो ठंड होने से क्या होता है? गैस का सोल्युबिलिटी, जो तुम्हारा गैस का जो सोल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होता है? बढ़ा हुआ रहता है। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक्स में क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए जब हम उसको पीते हैं ठंड में, तो ये बहुत ज्यादा जो होता है यहाँ पे इचिंग मतलब जलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। बट जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक्स गर्म हो जाए, शरबत के जैसा लगेगा, मीठा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। बात आया समझ में? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो गैस का सोल्युबिलिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो क्या पता चला भाई कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? गैस का डिक्रीज कर जाएगा। बात आया समझ में? है ना? तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा क्या लिखते थे? प्रेशर। अब प्रेशर से कोई रिलेशन है क्या? हाँ, प्रेशर से रिलेशन है। अब इस बात को समझते हैं, जरा ध्यान से समझना। प्रेशर से क्या रिलेशन है गैस का सोल्युबिलिटी पे? हम बोले गैस जो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो गैस निकल के चला जा रहा था सॉल्यूशन से, वो क्यों चला जा रहा था? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस का थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है भाई। गैस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज कर देगा तो मॉलिक्यूल क्या करेगा? रैंडमली दूर दूर भागने का कोशिश करेगा, तो फिर वो क्या चला जाएगा? उड़ जाएगा। लेकिन क्या हो अगर गैस का काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया जाए तो, मतलब उनके मॉलिक्यूल को पास ला दिया जाए तो जल्दी उड़ने नहीं सकेगा। इसका मतलब क्या करना होगा? प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रेशर क्रिएट करने से क्या हो जाता है? गैस लिक्विफाई हो जाता है। लिक्विफाई मतलब गैस जो है वो लिक्विड में बदल सकता है। क्या प्रूफ है उसका? इसका प्रूफ है घर में जो मम्मी खाना बनाती हैं, ठीक है, जो खाना बना के जो ढक्कन ढाक देती हैं, जो ढक्कन को उठाओगे तो ढक्कन से क्या निकलता है? पानी निकलता है। उसका क्या प्रूफ है? पानी क्यों निकलता है? क्या ढक्कन में पानी लगा दिया था तुम? नहीं, है ना। सिंपल पानी जो तुम्हारा बॉईल हो रहा था, उसमें जब चावल डाल के तुम ढाक दिए तो वहां से क्या हुआ? वेपर निकला पानी का,
पानी का वेपर निकला या नहीं निकला? जब वेपर निकला तो वेपर गैसियस फेज बदल, मतलब गैस टाइप का बन गया ना, उसके पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए। अरे पढ़े है ना भाई, जो हमारा सॉलिड होता है उसके पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोज क्लोज होते हैं। सॉलिड के लिए पार्टिकल क्लोज क्लोज होते हैं, लिक्विड के लिए थोड़े से दूर होते हैं, और गैस के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। गैस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अगर तुम ढक्कन ढाक दोगे तो ये गैस निकलना चाहेगा, दबाव के वजह से वो गैस क्या हो जाएगा, वेपर क्या हो जाएगा, प्रेशराइज होगा। जब वो प्रेशराइज होगा तो इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सामने हो जाएंगे। जब ये दूर वाले मॉलिक्यूल सामने हो जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, वो बात आया समझ में? तो इसका ये मतलब हुआ, अगर हम कोई वेपर को लिक्विफाई कर सकते हैं तो उसका सोल्युबिलिटी क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसका सोल्युबिलिटी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बात आया समझ में? तो इसीलिए जब हम कोई चीज प्रेशर देंगे तो मॉलिक्यूल क्या आएगा, पास आएगा कि दूर जाएगा? मतलब लिक्विफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, लिक्विफाई करेंगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका क्या मतलब है, व्हेन वी विल इंक्रीज द प्रेशर सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस। बात आया समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम उसको प्रेशराइज करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है भाई, सामने आ जाता है। तो सामने आने की वजह से हम क्या लिखेंगे, है ना, इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस व्हाट, सोल्युबिलिटी। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, है ना, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, है ना। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, हाँ हम अभी बताए ना, ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, है ना, लेकिन HCl ज्यादा डिसॉल्व होगा, SO2 ज्यादा डिसॉल्व होगा, है ना, NH3 ज्यादा डिसॉल्व होगा। बात आया समझ में? क्योंकि नेचर पे डिपेंड कर रहा है ना सॉल्वेंट का। अरे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, सॉरी सोल्यूट का, मतलब जो गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम डाल देंगे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ये सब ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, बट SO2 NH3 HCl ये लोग क्या होगा, ज्यादा डिसॉल्व करेगा। तो मतलब नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। बात आया समझ में? और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर, सॉल्वेंट कैसा, पोलर है तब तो पोलर को डिसॉल्व करवा रहा है, नॉन पोलर होता तो डिसॉल्व नहीं कराता। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड। बात आया समझ में? अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आज के क्लास के लिए है। लेट्स टॉक अबाउट हेनरीज लॉ, है ना। अब यहां देखो जरा, व्हाट इज हेनरीज लॉ, ध्यान से देखना, समझो। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये चीज को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हेनरीज लॉ लगाएं कि राउल्ट्स लॉ लगाएं, है ना। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन हेनरी लॉ से कि राउल्ट्स लॉ से। पहचानेंगे कैसे हेनरी लॉ से है, जब लिखा होगा गैस इन, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे राउल्ट्स लॉ है, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन, आगे पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, मतलब एक्चुअली वेपर, जो लिक्विड वेपर होता है वो लिक्विड, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेनरीज लॉ। सर यार राउल्ट्स लॉ, लिक्विड इन लिक्विड क्या है, राउल्ट्स लॉ, और तुम्हारा गैस इन लिक्विड कहां पे है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे पहचानेंगे कि किसका क्वेश्चन है, हेनरी लॉ का या राउल्ट्स लॉ का। अरे तुम बोलोगे सर हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया रहेगा ना, केस दिया रहेगा ना, है, अगर हम क्वेश्चन देंगे एग्जाम में, टेस्ट में पता चल जाएगा, है ना। तो इसीलिए पहचानने सीखो। और वहां ये भी नहीं लिखेंगे गैस इन लिक्विड, तुमको खुद पहचानना है। जैसे लिख देंगे कि व्हाट विल हैपन इफ, है ना, CO2 डिसॉल्व इन वाटर, तुम्हें खुद पहचानना CO2 गैस है, अच्छा गैस इन वाटर, अपने से पहचान, अच्छा हेनरी लॉ लगेगा, ये तुम खुद पहचानोगे। बात है, अगर नहीं जानते हो किसको गैस बोलते हैं तो चलिए नर्सरी जाते हैं, है ना। तो बात करते हैं, ये बात आ गई समझ में सबको। अब यहाँ पे दूसरा इसका डेफिनेशन है, जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है हेनरी लॉ का, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है। ये डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है। क्या है कि बोल रहा है कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो गैस का सोल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर, है ना। ये वर्ड क्या आया, पार्शियल प्रेशर अबव द गैस, सॉरी ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। ये वर्ड तो याद रखना, पार्शियल प्रेशर, आगे बताएंगे। या फिर इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर, यहां से लिखे उल्टा से, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अच्छा, इसका मतलब सोल्युबिलिटी टू मोल फ्रैक्शन है, तो हाँ सोल्युबिलिटी टू, जनरली हम केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं, सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, मतलब उसका एक सोल्यूट का कितना मोल टोटल सॉल्यूशन के मोल में
डिसोल्व है, उसी को हम सोल्युबिलिटी कह रहे हैं फिलहाल के लिए। बात आया समझ में? तो जनरली सोल्युबिलिटी से यहाँ किसका मतलब है? मोल फ्रैक्शन का। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखें, ये डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली ये डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका? मोल फ्रैक्शन, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन भाई? गैस का। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसको समझना जरा। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे दो तरह के एक मतलब सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में क्या किसके मॉलिक्यूल डाला हुआ है? गैस का डाला हुआ। समझे या नहीं समझे? तो किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूशन पे, सॉल्वेंट पे या गैस पे? गैस पे। तो ये क्या बोल रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसको कहते हैं हेनरी लो कांस्टेंट। केस को क्या कहते हैं? हेनरी लो कांस्टेंट। अब यह समझते हैं ये टर्म को, क्या मतलब है सर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का, है ना, इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर क्या होता है उस चीज को पहले समझते हैं। जैसा कि हम पहले भी समझा चुके हैं तुम्हें कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, फिर से एक बार समझा रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास दो कंटेनर है ना। एक कंटेनर में मान लो हमारे पास हमारा एक प्योर गैस है, मतलब प्योर लिक्विड ए है, इसके मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, प्योर लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। याद रहे, प्योर लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स रखे हैं। जब हम इसको मतलब एक क्लोज कंटेनर में ढक दें और इसको हीट कर दें, गर्म कर दें, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर वेपर में बन जाएंगे। अगर लिक्विड है तो वेपर में बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? तो ये जो वेपर में जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसको कहते हैं पी नॉट ए। क्या मतलब है? प्योर प्रेशर ऑफ ए, प्योर प्रेशर। बात आया समझ में? यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का लफ्ज नहीं आता क्योंकि यहाँ पे और कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कौन सिर्फ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? लिक्विड ए प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस कंटेनर में, इसीलिए कहेंगे इसको प्योर प्रेशर ऑफ ए। लेकिन क्या हो अगर इस ए में हम कुछ कुछ पार्टिकल मिला दें किसी और चीज का, मतलब हम ये ए दिख रहा था, इसमें कहीं और हम पार्टिकल मिला दिए, सपोज बी के पार्टिकल को मिला दिए, यहाँ पे बी के पार्टिकल को मिला दिए, है ना। अब अगर इसको हम हीट करें तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो ए का भी करेगा कुछ और कुछ बी का भी करेगा। क्या प्योरली ए का करेगा? नहीं। क्या प्योरली बी का करेगा? नहीं। कुछ ए का और कुछ बी का। अच्छा, ए जितना करना चाह रहा था क्या उतना एक्सर्ट करेगा कि उससे कम करेगा? उससे कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह ए के ही पार्टिकल थे, लेकिन उसका कुछ स्पेस कौन ले गया? बी ले गया। तो ए का थोड़ा कम हो गया और साइमल्टेनियसली बी का भी थोड़ा कम हो गया। तो एक्चुअल जितना एक्सर्ट करना चाहिए था उतना नहीं एक्सर्ट करके कम एक्सर्ट करने लगेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल प्रेशर। तो ये हेनरी हमारा प्योर प्रेशर का बात क्यों नहीं किए? क्यों बताएं कि पार्शियल प्रेशर? जब कोई लिक्विड में कोई गैस को डालोगे तो जब वो गर्म करोगे, क्या वेपर में लिक्विड इवापोरेट नहीं होगा? क्या होगा ना। गैस तो उड़ेगा, लेकिन क्या लिक्विड वो उड़ेगा नहीं? क्या उड़ेगा। फिर गैस अकेले प्रेशर एक्सर्ट कहाँ कर रहा है? अकेले नहीं कर रहा, लिक्विड भी कर रहा है ना। लेकिन किसका प्रेशर को ध्यान रखना है? गैस का। जितना करना चाहिए था क्या उतना करेगा? नहीं, उससे कम करेगा। तो बोलो रियल प्रेशर कहेंगे, मतलब प्योर प्रेशर कहेंगे, पार्शियल कहेंगे? पार्शियल कहेंगे। दैट इज व्हाई यहाँ पे हेनरी कहे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्या मतलब है भाई? जो सोल्युबिलिटी होता है ना कोई भी गैस का, वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे। आया बात समझ में? ये रहा हमारा हेनरी लो। उसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक आज के क्लास का, दैट इज हेनरी लो कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए, वो फिक्स नहीं। जैसे कि मान लो हमारे पास रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है कि नहीं? अरे रेजिस्टेंस फिजिक्स में कांस्टेंट होता है ना, लेकिन क्या वो कांस्टेंट का वैल्यू सब के लिए सेम है या डिपेंड करता है डिफरेंट मेटल के लिए? डिपेंड करता है ना। उसी तरह हेनरी लो कांस्टेंट जो है, हेनरी लो कांस्टेंट जो है वो भाई डिफरेंट गैसियस के लिए वो डिफरेंट होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है, इसका कोई मेथड नहीं है। अच्छा,
क्या इंपॉर्टेंस है हेनरी लो कांस्टेंट का, ये जरा चर्चा कर ले, है ना। हेनरी लो कांस्टेंट से क्या पता चलता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हेनरी लो कांस्टेंट को हम ऐसे लिखते हैं बच्चा लोग, तो हमारे पास क्या निकलेगा, P/4। इसका मतलब अगर हेनरी लो कांस्टेंट को इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। हेनरी लो कांस्टेंट कब इंक्रीज करता है, पहले समझना होगा। या क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गैस में जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो तो सोल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। सोल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। बहुत ध्यान समझना, क्योंकि एग्जाम में रिलेशन पूछता है। अगर सोल्युबिलिटी टेम्परेचर से डिक्रीज करता है तो फिर टेम्परेचर और हेनरी लो कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। सोल्युबिलिटी टेम्परेचर से क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, वो उड़ जाता है ना गैस। तो हेनरी कांस्टेंट से कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे बेवकूफ, इसको इंक्रीज करोगे तब ना ये डिक्रीज करेगा, जब ये इंक्रीज करोगे तब ये डिक्रीज करेगा। उसी तरह से जब टेम्परेचर भी इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हेनरी लो कांस्टेंट और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेस एंड सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। बात आया समझ में। 1/Δh कहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा बात करते हो ना। अब आते हैं फाइनली हमारे लास्ट टॉपिक पे आज का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, है ना। ये हेनरी लॉ हमको कहाँ कहाँ यूज में आता है और इसका क्या एप्लीकेशन है ना। तो भाई समझते हैं हेनरी लॉ क्या है। बोलता है कि जो अगर कोई चीज का भी सोल्युबिलिटी है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो चीज का सोल्युबिलिटी तुम देखते हो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे। अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड क्या होगा, गैस क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई होगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात आ रहा है समझ में। प्रेशर को इंक्रीज, पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करोगे सोल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। आज हेनरी लो कांस्टेंट है बोल के जो स्कूबा डाइवर है वो जाते हैं और जिंदा बच के आ जाते हैं। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है, तुम जब देखते हो ना जो समुंदर में जो स्कूबा डाइवर सब होते हैं, जो अंदर फोटोग्राफी, जब डिस्कवरी चैनल में देखते हो शार्क का फोटो ले लेते हैं जाके, है ना भाई। तो कहने, हाँ बस ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर वो शार्क का फोटो ले लेते हैं, अब हमको क्या लगता है, क्या लेके जाते होंगे पीछे में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वाह, कुछ नहीं जानते हो फिर। ऐसा नहीं है, ये मिथ खाली हम लोग क्या लगता है, हाँ सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए भाई, है ना। ऑक्सीजन लेके उतर जाएंगे समंदर का गहराई में, कुछ नहीं होगा, वापस आ जाएंगे। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन इज नॉट एनफ टू सर्वाइव, है ना, अंडर द सी। कहने का मतलब ये है कि अगर समुंदर के अंदर जाता है तो हमको पता है भाई समंदर के तह पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मालूम है कि नहीं। हमारा जो सी लेवल पे प्रेशर ठीक रहता है, ऊपर जाओगे कम हो जाएगा, समुंदर के नीचे जाओगे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। अब सुनो, हमारा जो शरीर है ना भाई, तो शरीर में क्या होता है ना, हमारे बहुत सारे जो गैस है ना एटमॉस्फेयर, ज़्यादा मेनली नाइट्रोजन, वो हमारा ब्लड में क्या होता है, डिजोल्व करके रहता है। मतलब हमारा ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में नाइट्रोजन का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, तो ह्यूमन ब्लड में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन हमारा सोल्यूबल है, हम क्या चले गए, हम सिर्फ ऑक्सीजन टैंक लेके चले गए। कहाँ चले गए, समंदर के गहराई में। जब गए गहराई में तो प्रेशर इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, तो नाइट्रोजन का सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ह्यूमन ब्लड में नाइट्रोजन का सोल्युबिलिटी क्या करेगा, गैस इन लिक्विड इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। मतलब नाइट्रोजन बहुत ज्यादा सोल्यूबल होने लगेगा ना, जरूरत से ज्यादा सोल्यूबल होने लगेगा ना। चलो ठीक था, वहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम अचानक से ऊपर आए, क्या होगा, सोल्युबिलिटी नाइट्रोजन का डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रेशर क्या कर दिया, कहां हो जाएगा, ऊपर जाने से कम हो जाएगा भाई। तो जानते हो क्या होगा, नाइट्रोजन जो डिसोल्व हुआ था ना, नाइट्रोजन सब ब्लड से बाहर निकलने लगेंगे और बबल बनने लगेंगे, और तुम्हारे जो कैपिलरी है ना उसको जाम कर देंगे, समझे। और उससे एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होगा जिसे हम बेंट कहते हैं, है ना। बहुत ही पेनफुल होता है भाई, बहुत डेंजरस होता है वो, समझ में आया ना। तो देयर इज अ चांस तुम ऐसे थे हो सकते हो अगर पेन बर्दाश्त करने का ताकत नहीं है तो, समझ में आया। तो कहने
अच्छा एक बात बताओ, कितना धीरे अब इंटीग्रेशन करेंगे एकदम छोटा 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 इंटीग्रेशन करके धीरे आएंगे? ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, अचानक से आते हैं ना भाई। करके देख लेना, है ना, पता नहीं, करके देख लेना। सोचो जो लोग गए होंगे समुद्र में ऑक्सीजन टैंक पहन के, बेचारे लोग डायरेक्ट आए, उसके साथ क्या हुआ होगा। बट इसीलिए हमें क्या बोलते हैं ना, पढ़ते यूज कहाँ पे आता है, सब यूज में आता है अगर समझ में कॉन्सेप्ट अच्छे से आए तो। बात आया समझ में? तो हेनरी लो का बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है भाई रियल यूज में। तो जब अब क्या करते, उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन का ब्लड में सोल्युबिलिटी को मेंटेन करना चाहेंगे, है या नहीं है? तो उसको ये करने के लिए नाइट्रोजन क्या लिखा देखो, in deep sea diving nitrogen is more soluble than helium in our blood. In the deep sea the pressure is higher than that at the surface of the water. When the diver tries to come rapidly towards the surface of the water, pressure decreases and dissolved nitrogen comes back from blood and makes bubbles in vein. Hence diver use oxygen diluted with nitrogen. ये ढंग का नहीं लिखा है ना, इसमें क्या है, एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाता है, अगर आ जाओगे तो उसे क्या कहते हैं, बेंड कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे एक बात आता है कि क्या कैसे बचेंगे। स्कूबा डाइवर को क्या होता है, स्कूबा डाइवर का जो सिलेंडर होता है ना पीछे में, याद रखना, उसमें क्या होता है भाई, नाइट्रोजन गैस मिला हुआ होता है जिसका क्वांटिटी होता है 56.2% या 56.7%, ऐसा कुछ है, देख लेना तुम। और उसी तरह से रुक बे, यहाँ पे क्या होता है 11.7% क्या पाया जाता है रे, हीलियम, 11.7% हीलियम, और उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 32.1%। 7 8 9 1 10 हो गया, है ना, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो ये करेक्ट है, ये डाटा मेरा करेक्ट है, ठीक है। नाइट्रोजन को मिलाया जाता है 56.2%, हीलियम को 11.7% और ऑक्सीजन गैस को 32.1%। तो 100% ऑक्सीजन गैस नहीं होता, उनको मिलाया इसलिए जाता है ताकि भाई जो सोल्युबिलिटी वो मेंटेन रहे, सी के अंदर भी और सी के और कुछ ना हो। हाँ हीलियम गैस भी होता है, समझे, हीलियम भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, बाकी ये लोग दोनों सोल्युबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। समझ में आया ना? तो भाई ऐसा नहीं कि 100% सिलेंडर में ऑक्सीजन उठाया घुस गए सी के अंदर, है ना, तो चल बसोगे फिर। अब ये दूसरा एप्लीकेशन समझते हैं हेनरी लो का। जैसा कि तुमको पहले भी बताएं कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, इन पैकिंग ऑफ सोडा केन, या फिर बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स में। देखो सुनो, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या बोले थे, तो हम बोले थे कि अगर इसमें हेनरी लो का क्या एप्लीकेशन है, हम वो तो टेम्परेचर का बात किए थे, टेम्परेचर को कम करोगे तो सोल्युबिलिटी गैस का इंक्रीज करता है। अरे करता है या नहीं करता है? लेकिन हेनरी लो तो प्रेशर के बारे में बात किए थे ना, और हम किसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, हेनरी लो। तो प्रेशर के साथ समझते हैं, तो बोतल को पूरा टाइट से सील किया जाता है। तो टाइट से सील करने का क्या मतलब है, पूरा प्रेशर दिया जाता है ताकि प्रेशर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ पे डिसॉल्व रहे। पहला तो टेम्परेचर डिसॉल्व कर रहा है, दूसरा कौन कर रहा है, प्रेशर डिसॉल्व कर रहा है। जैसे ढक्कन खोलते हो ना, आवाज करता ना, वो क्या निकलता है, वो गैस निकलता है जिसको तुम टाइट से डिसॉल्व करके रखे थे। तो कुछ निकल जाता है और कुछ कोल्ड के वजह से, है ना, वो अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बाकी रहता है। बात आया समझ में? इसीलिए जितने भी एक्वेटिक एलिमेंट, जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, मतलब जितने भी फिश वगैरह है, उनको जो लोग मतलब गिल से सांस वगैरह लेते हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो ठंड में, मतलब समुद्र के नीचे में जहाँ पे गर्मी कम है, पानी जहाँ पे ठंडा है ना, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, इंस्टीड के ऊपर आके रहें। सवाल है ऐसा क्यों? वो इसलिए कि नीचे अगर पानी ठंडा रहेगा तो ऑक्सीजन का सोल्युबिलिटी नीचे में ज़्यादा रहेगा, तो सांस लेने में थोड़ा मदद मिलेगा, समझे। और अगर मुंह फाड़ के तुम ऊपर आ जाओगे तो सांस लेना है तो फिर इस एटमॉस्फेयर से लो, लेकिन पानी के सतह पे आ जाओगे तो ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या हो जाता है भाई, मतलब वो जो गैस टेम्परेचर की वजह से इसका सोल्युबिलिटी क्या हो जाता है, पानी में कम हो जाता है। तो दैट इज द एप्लीकेशन, है ना, ऑफ हेनरी लो। तो क्या क्या पढ़े भाई, सोल्युबिलिटी पढ़े, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, एंड हेनरी लो एंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लो। अगर आप इसी तरीके का कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीच में आएंगे, अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके का कंटेंट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।